ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबी और गहरी श्वास अंदर। ओ ओ ओ प्रार्थना। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद्योगाय योजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्म इस कुशलता से किया जाए कि कर्म बंधन ना कर सके, अर्थात अनासक्त भाव से कर्म करना ही योग है, क्योंकि अनासक्त भाव से किया गया कर्म संस्कार उत्पन्न ना करने का कारण, भावी जन्म आदि का कारण नहीं बनता। कर्मों में कुशलता का अर्थ फल की इच्छा कर्म का करना ही कर्मयोग है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि को आपस में घर्षण करें। कोमलता से अपनी आंखों के ऊपर रखें। धन्यवाद सामवी जी। क्लास में कौन कौन है? आभा जी, अजय जी, आनंद जी, अंश कुमार कौशल यानी नेहा जी, अनु जी, भारती पुरी जी, वीर किशोर जी, डीडी। डीडी का नाम क्या है? डीडी नाम से कौन जुड़े हुए हैं बताइएगा। कहाँ से? वाराणसी। रांची। काशी। ओके वाराणसी। ओके। गायत्री जी, मेघा जी, मिलन जी, नीतू, नीता जी, नेहा जी, पल्लवी जी, प्रकाश जी, प्रणति जी, प्रिया जी, प्रिया मिश्रा जी, राम वल्लभ जी, रितेश जी, रूबी जी, रुपेंद्र जी, संगीता जी, सौरभ जी, सामवी जी, सैनी जी, शिवम जी, श्वेता जी, रवि जी एंड विशाल जी। हरिओम सभी को। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। सभी को हरिओम। हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन से आज करेंगे। एक होमवर्क भी आप लोगों को दिया गया था, 33 नंबर क्वेश्चन, है ना? कितने लोग इन क्वेश्चन का जवाब दिए हैं? बहुत कम लोग जवाब दिए, है ना? तो आप लोग को जब होमवर्क दिया जाता है तो कोशिश कीजिए कि उसको पूरा करें, ठीक है? आपके फायदे के लिए ही दिया जाता है, आप उसको लिखेंगे तो आपको ही फायदा होगा। हम धोती के बारे में बताए थे कि आपको धोती के का पूरा चार्ट बना के देना है। बीरा किशोर जी बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किए हैं, आप लोग वहां जाके पढ़ भी सकते हैं। अगर नहीं भी आंसर आता है ना तो चीट करके भी लिख सकते हैं, एक दूसरे का देख के भी थोड़ा सा वहां पे आइडिया मिल जाता है ना? अगर नहीं भी पता हो तो भी सीख लेते हैं, इस वजह से आप लोगों को बोला गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम कितने लोग जवाब देते हैं। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग आंसर देंगे, ठीक है? घेरंड देखते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन से। घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्धौती
के प्रकार नहीं है। ठीक है, आपको बताना है अंतर्धोती के प्रकार नहीं है। दंड धोती होगा मैम, और वमन दंड धोती। धोती या वमन धोती। सी डी आंसर होगा इसका। सी एंड डी, ओके, बिल्कुल सही है। सर्कल ले लें। तो सी एंड डी जो है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, ऑप्शन 4। आप लोगों को एक दिन मैं पूरा विस्तार से बताई थी धोती। ठीक है, धोती के बारे में हम लोग प्रथम प्रकरण में घिरण संहिता में षटकर्म के बारे में पढ़ते हैं, और जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, वहां पे षटकर्म धोती। बताए, धोती, बस्ती, नेति, नौली या फिर लौलिकी। नौली को लौलिकी भी बोला गया है। त्राटक, उसके बाद कपाल भाती बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग धोती देखते हैं तो धोती के कितने प्रकार बताए गए हैं, 4 चार प्रकार बताए प्रकार। गए हैं। ठीक है, 4 प्रकार धोती के कौन कौन से हैं, तो सबको ध्यान रखना है। अंत धोती एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ओके, दंत धोती, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मूल शोधन। ठीक है, मूल शोधन। उसके बाद हम लोग देखे थे कि यहाँ पे इसके भी प्रकार बताए गए हैं। अंत धोती के भी 4 प्रकार बताए गए हैं, दंत धोती के जो है 5 प्रकार बताए गए हैं, हृदय धोती के 3 प्रकार बताए गए हैं, और मूल शोधन के कोई भी प्रकार नहीं बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो वातसार है, वारीसार है। वारीसार को हम लोग और किस नाम से जानते हैं बताइए। अग्निसार मैम। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे धोती के बारे में। धोती के 4 प्रकार, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। ठीक है, जिसमें अंत धोती के 4 प्रकार बताए गए हैं, दंत धोती के 5, हृदय धोती के 3, मूल शोधन के कोई प्रकार नहीं बताए गए हैं। ठीक है, अंत धोती के देखते हैं तो वातसार, वारीसार। वारीसार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वारीसार को ही संघ प्रक्षालन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वातसार, वारीसार, उसके बाद वहिनीसार या फिर अग्निसार। वहिनीसार भी याद रखना है और अग्निसार भी याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में आपको अग्निसार दिया रहेगा या फिर वहिनीसार दिया रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका बहिष्कृत है अंत में। ठीक है, बहिष्कृत। उसके बाद हम लोग दंत धोती का पता होगा, दंत मूल, जीवा मूल, कर्ण रंध्र, दाया और बाया दोनों मिला के 2 हो जाते हैं। ठीक है, और कपाल रंध्र, ये मिला के टोटल 5 हो जाते हैं। ठीक है, हृदय धोती में आपको बताया गया है दंड, वमन और वस्त्र। दंड, वमन और वस्त्र। वस्त्र को हम लोग वसासा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वाससा, वाससा। ठीक है, वमन को हम लोग कुंजल भी बोलते हैं बहुत जगह पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था, घिरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्धोती के प्रकार नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, दंड और वमन जो है ये नहीं है। ये वमन और दंड किसके प्रकार हो जाएंगे, तो ये आपके हृदय धोती के प्रकार हो जाएंगे। इस तरीके से आपको तैयार करना है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपके हृदय धोती से पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। और ये वहिनीसार यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्निसार बोलते हैं, और बहिष्कृत, ये दोनों आपके क्या है, तो ये दोनों आपके अंतर्धोती के प्रकार है। अगर यहाँ पे नहीं दिया रहता तो आंसर आपका ए एंड बी होता। ठीक है, तो 4 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि शरीर की कौन सी ग्रंथियां जो है बहिस्रावी, ठीक है, बहिस्रावी है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछा जा रहा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, बाकी बी लोग एंड बताइए। सी में। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आपका एक लाल ग्रंथि हो गया और एक यकृत हो गया। ठीक है, यकृत और लाल ग्रंथि जो है ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। एक्सो और इंडोक्राइन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सो हम लोग देखेंगे, एक्सो में कौन कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं, तो ये आप सभी लोग को ध्यान रखना है, जिसमें आपके सलाइवरी ग्लैंड आ जाएंगे। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड आएंगे, यानी कि लाल ग्रंथि, गैस्ट्रिक जो है ग्लैंड आ जाएंगे, अमाशय के कुछ ग्लैंड्स आ जाएंगे।
उसके बाद पैनक्रियाज, जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है, पैनक्रियाज। लेकिन पैनक्रियाज जो है ये आपके एंडो और एक्सो दोनों का कार्य करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अग्नाशय जो है मिक्स्ड ग्लैंड इसको बोला जाता है। ओके, उसके बाद स्वेट, पसीना। पसीना भी जो है ये भी आपके जो है बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सिबेकियस, यानी कि वसा ग्रंथि जो है वो भी आपके क्या हो जाएंगे, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आ जाएंगे। लक्राइमल, आंसू, ठीक है, लक्राइमल ग्रंथि भी, ये भी आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आ जाएंगे। एंड लीवर, ठीक है, पित्त ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी आपके एक्सोक्राइन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एंडोक्राइन में कौन कौन से ग्लैंड आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीक्वेंस में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले ही, याद होगा सभी को, ठीक है, मैं करवाई भी थी इसको, याद है सभी को। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, पीनियल हो जाएंगे, हाइपोथैलेमस लिख सकते हैं, पिट्यूटरी। पीनियल के बाद सीक्वेंस में अगर लिखेंगे तो पिट्यूटरी हो जाएगा। उसके बाद थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है, पैराथायराइड हो जाएगा। थाइमस, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज देखिए दोनों में आएगा, ठीक है, पैनक्रियाज। और एड्रिनल एंड गोनाड सेल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है। अब ये बताइए कि डक्टलेस किसको बोलते हैं, नली में कौन प्रवाहित होता है और कौन नहीं होता है, डक्टलेस किसको बोला जाता है बताइए। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन डक्टलेस सीधे ब्लड में डालता है। तो डक्टलेस यानी कि इसके लिए नली की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। हार्मोन्स, हार्मोन्स का स्राव जो है एंडोक्राइन के द्वारा होता है, और एंजाइम्स का स्राव जो है किसके द्वारा होता है, तो एक्सोक्राइन के द्वारा होता है, ठीक है। एंजाइम्स और हार्मोन आपको याद रखना है, ओके। और इसमें डक्ट होता है, ठीक है, आपका एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे पिट्यूटरी को पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है, बोलते कंफ्यूजन हो गया मुझे। और यहाँ पे जो अग्नाशय है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके हो जाएंगे पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज दोनों में होंगे, मिक्स ग्लैंड है ये, ठीक है। ये आपके एक्सो में भी मिलेंगे और इंडो में भी मिलेंगे, ओके। तो इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पे पैनक्रियाज रहता ना तो ABCD हम तीनों दे सकते थे, ठीक है। थोड़ा सा नाम में कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर B and C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। गिलास बंद हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है श्वसन तंत्र के कार्य हैं, श्वसन तंत्र के कार्य बताना है। A and C हो जाएगा। A and C, बाकी लोग बताइए। हिंदी बहुत कठिन जाती है मैम, एनाटॉमी की हिंदी ओके समझ ओके, हाँ ओके, इंग्लिश वाला क्वेश्चन दिखा देती हूँ, बताइए मैम। मैं इंग्लिश दिखा देती हूँ, इंग्लिश मैम, दिखा देती हूँ, बोलना। मुझे ध्वनि उत्पन्न करना भी लग रहा है, मुझे ध्वनि उत्पन्न हाँ वो करना भी लग रहा है। लैरिंग्स भी देखिए हो सकता है, लैरिंग्स भी है ना, वो है, लग सकता है वो भी। हाँ इंग्लिश में हाँ। दिखा रही हूँ, मैं भी ध्यान नहीं दी, ठीक है। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन आपके इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, बताइए। ACD लगता है, अगर साउंड को लिया वेंटिलेशन, जाए तो लैरिंग भी होगा। हाँ ACD मैम। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं। मैम तीसरा मैम ACD। थ्री। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ इंग्लिश में ही इसको हम लोग करते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एनाटॉमी जो है वो इंग्लिश में ही देखना सही रहता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका ACD हो आंसर जाएगा सभी, मैम। एक सेकेंड, ठीक है, वेंटिलेशन, ठीक है। तो वेंटिलेशन हो जाएगा यहाँ पे।
विजन तो कभी नहीं होगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग तो होगा ही, ठीक है। और साथ में आपका क्रिएटिंग ऑफ साउंड भी होगा। ओके, तो ए सी एंड डी, ए सी एंड डी किसमें है, तो थर्ड नंबर आंसर आपका हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को? अब क्रिएटिंग ऑफ हिंदी में भी साउंड, एक बार देख लीजिए। मैम क्रिएटिंग ऑफ साउंड कैसे होगा, क्यों होगा? लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स ही लैरिंग्स, कहते हैं ना, कहलाएगा ना। लैरिंग्स है ना, तो ओके, यहाँ पे देखिए वेंटिलेशन हो जाएगा, दृष्टि तो होगा नहीं, घ्राण प्रक्रिया हो जाएगा और ध्वनि उत्पन्न करना। ओके, अब मैं पार्ट बता देती हूँ ना आप लोग को, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक बार सीक्वेंस में लगाने के लिए आया भी था, तो आप लोग अभी इसको लगा लीजिए। सबसे पहले आपका जो है नोज हो जाता है, जिसको हम लोग नेजल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है, नेजल कैविटी। और उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, ठीक है, जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया को। और ब्रोंकाई हो जाएगा, ब्रोंकियोल्स हो जाएगा, एल्वियोली, एंड लास्ट में जो है आपको लंग्स याद रखना है, ठीक है, लंग्स। तो ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है सीक्वेंस ध्यान रखना है। अब देखिए लैरिंग्स कैसे हो जाएगा, समझ में आ गया? ये लैरिंग्स है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पिछली वाला भी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना है, मैं ध्यान नहीं दे पाई थी। आवाज आप लोग का ना जब एक साथ बोलते हैं ना इको होता है, तो समझ में नहीं आता है, ठीक है। देख लीजिए पिछले बार वाला क्वेश्चन को इंग्लिश में 34 नंबर, कोई बोल रहे थे, मैं ध्यान नहीं दूं। ये देखिए, विच ग्लैंड और बॉडी आर एक्सोक्राइन इन नेचर, तो लीवर हो जाएगा एंड सैलिवरी ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। अब लोग देखेंगे नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन की किसके अंतर्गत सत्यान, संशय, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन को सम्मिलित किया जाता है, बताइए। ए अंतराय, एंड बी हो जाएगा, मतलब इसको नंबर 10 अंतराय एंड ऑप्शन। चित्त विक्षेपण। चित्त विक्षेप और अंतराय, चित्त अंतराय विक्षेप। सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अंतराय में क्या चीजें आती हैं। अंतराय को ही चित्त विक्षेप भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और विघ्न भी, एग्जाम में कभी अगर विघ्न भी लिखा रहेगा ना, तो विघ्न भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके आंसर क्या हो जाएंगे 36 नंबर के, 36 के आंसर जो है आपके 2 नंबर यानी कि ए एंड बी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कितने नंबर श्लोक में और कौन से पाद में जो है इसकी चर्चा की गई है, अंतराय की, विक्षेप की, विघ्न की चर्चा कौन से जो है अध्याय में की गई है, ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे समाधि पाद आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, समाधि पाद। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, अवरति, भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, भूमिकत्व, और हो जाएगा लास्ट में अनवस्थिति। ठीक है, अनवस्थिति, अनवस्थित तत्व, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसका जो है ना एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्याधि का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो व्याधि का मतलब रोग या बीमारी होता है। हम लोग जैसे आदि व्याधि के बारे में पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़ते हैं, योग वशिष्ठ में बहुत अच्छे से। सत्यान का मतलब क्या होता है, तो अकर्मण्यता यानी कि कार्य करने की इच्छा ही ना होना, इसको हम लोग सत्यान बोलते हैं। संशय, संशय का मतलब क्या होता है, परस्पर विरोध विचार, ठीक है, विरोधी विचार किसी चीज को लेके। प्रमाद यानी कि लापरवाही, ठीक है। प्रमाद और आलस्य में ये डिफरेंस है। आलस्य में क्या होता है कि हमारा शरीर ही काम नहीं करना चाहता है, ठीक है, मन तो कर रहा है लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा है। लेकिन प्रमाद में क्या होता है कि हमारा मन ही काम करना नहीं चाहता है, ठीक है। ये मन से रिलेटेड है और ये आपका भौतिक जो है फिजिकल से रिलेटेड है। इस तरीके से आप इन दोनों को ध्यान रख सकते हैं। ओके, अवृत्ति यानी इंद्रियों के प्रति भोग की इच्छा यानी तृष्णा खत्म, ये क्या हो जाएगा, इंद्रियों के प्रति जो है भोग की इच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं अवृत्ति। और भ्रांति दर्शन यानी कि झूठ मान बैठना किसी चीज को, ठीक है, भ्रांति हो जाना। अलब्ध भूमिकत्व यानी कि भूमि का प्राप्त न होना,
भूमिका प्राप्त न होना। और अनवस्थित तत्व का मतलब हो जाता है कि हम लोग समाधि का जो है ना छूट जाना, यानी कि समाधि प्राप्त कर लिए पर उसका टिका नहीं पाना, वो छूट जाना, ये अनवस्थित तत्व है। ठीक है, तो ये समाधि पाद में 30 नंबर श्लोक में हम लोग देखते हैं अंतराय के बारे में, और 31 नंबर में विक्षेप समूह के बारे में देखते हैं, जिसमें दुख, द्वारमनस, अंग मेजत्व, श्वास और प्रश्वास के बारे में बताए जाते हैं। ठीक है, जो कि अंतराय के साथ ही आते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार लाभदायक है? इतने अच्छे से ये वाला बताया गया ना आप लोगों को कि कभी भूलेंगे नहीं है आप लोग। बताइए आंसर क्या होगा? डी एंड डी। कटु मैम, कटु होगा शायद, कटु और ये शीत हो, कठोर नहीं, शीत। मधुर होगा, मधुर मधु और और कटु है। मधुर और देखिए, एक मैं आप लोग को होगा, डी सड्रेस एक होगा। बार समझाई थी। ठीक है, अभी एक मधुर बार नहीं, अम्ल 2-3 बार लवण, बता चुकी हूँ। हाँ, मधुर और कटु, बी और सी होगा, थर्ड ऑप्शन। मधुर, अम्ल, लवण, कटु। कटु एक तिक्त बार मैं कसाय, बताती हूँ फिर से, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा ना, जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा सा माइक को म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी लोग जिसको नहीं आता है उनको फिर दिक्कत होता है समझने में। ठीक है, और रिकॉर्डिंग जो कट करने में बहुत दिक्कत आता है। तो मधुर, अम्ल, लवण ये क्या है? कफ को बढ़ाने वाला है। ठीक है, कटु, तिक्त, कसाय ये किसको बढ़ाने वाला है? वात को बढ़ाने वाला है, ये मैं बताई थी। उसके बाद अम्ल, लवण और कटु जो है ये पित्त को बढ़ाने वाला है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया, पित्त प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए आहार कैसा लेना चाहिए? ठीक है, लाभप्रद पूछा गया है। तो पित्त प्रवृत्ति वाले को हम लोग अम्ल, लवण और कटु नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे अम्ल है तो इसको कट कर दीजिए। ठीक है, कटु भी कट कर दीजिए। अब आपका बचा क्या है? 2 ऑप्शन तो आपको लगाना है, तो क्या बचे? मधुर और शीत हो जाएगा। ठीक है, मधुर क्या है? मधुर तो आपको देना ही है। ये जितने मधुर, तिक्त और कसाय जो बचे हैं ये आप किसके लिए हैं? ये पित्त प्रवृत्ति के लिए अच्छा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मधुर और शीत जो है ये अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड डी। ठीक है, बी एंड डी देखिए किसमें है? पहला ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है सभी को? बताइए। मैम शीत में क्या है? मैम शीत कौन सा है? अब शीत क्या है? देखिए, उष्ण जो हमारा पित्त प्रकृति होता है ना वो गर्म होता है। ठीक है, अब शीत जो है ना, मैं पिछले क्लास में आप लोग को बताई थी, त्रिदोष के लक्षण बताए थे, जिसमें वात, पित्त और कफ के 6 लक्षण बताए थे। ठीक है, आप लोग इसको नोट किए होंगे। जैसे कि वात का बताए थे, रुक्ष होता है, शीत मतलब लक्षण बताए थे वात का, रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर, ये वात के लक्षण बताए गए थे। पित्त के बताए गए थे स्नेहन, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्य, अम्ल, सर और कटु। कफ के लक्षण बताए गए थे गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छल। ठीक है, तो ये आपको 6 वाला जब याद रहेगा ना, तो जो पित्त प्रवृत्ति वाले हैं ना, पित्त प्रवृत्ति वाले जो यहाँ 6 लक्षण बताए गए, इसको छोड़ के जो आपके कफ प्रवृत्ति वाले हैं और जो आपके वात प्रवृत्ति वाले, उसमें से कुछ भी उठा के दिया रहेगा तो वो पित्त के लिए क्या होगा? पित्त को नाश करने वाला होगा। ठीक है, जिस प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं, मधुर, तिक्त और कसाय ये क्या है? ये आपके पित्त का नाश करने वाला। उसी प्रकार आप वहां पे भी 6 देखेंगे ना, तो उसी तरीके से उसको छांटेंगे। जैसे यहाँ पे सित जो है ना, ये वात के लक्षण बताए गए। अब वात के जो लक्षण है ना, देखिए तिक्त, कसाय, यहाँ पे ये बताया गया वात को बढ़ाने वाला। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला क्या है? घटाने वाला। और यहाँ वात के लक्षण में सित आपको मिलता है। ठीक है, और सित जो है आपके यहाँ भी है। और ये पूछा गया था पित्त के लिए लाभदायक। ठीक है, तो जो पित्त को बढ़ाने वाला होगा उसको हम थोड़ू लेंगे, वात वाले और कफ वाले के का जो भी दिया रहेगा 6 उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं, पित्त प्रवृत्ति वाले क्या होते हैं? गर्म होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या देंगे? शीत देंगे उसको ठंडा करने के लिए, तो शीत उसके लिए अच्छा होगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार बीमारियां मुख्य रूप से किस कारण से होती है? बताइए। दोषों का असंतुलन और प्रतिरोध क्षमता की हानि।
धातु असंतुलन। ए एंड डी हो जाएगा, दोष का संतुलन, धातु का संतुलन, ए एंड डी। यस मैम, ए एंड डी होगा। तो दोष हाँ, का एक संतुलन हो जाएगा और धातु का संतुलन। एक श्लोक हम लोग पढ़ते हैं ना, ये वाला, समदोष समाग्निश्च समधातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वास्थ्य विधीयते। ठीक है, सुश्रुत संहिता में जो ये श्लोक दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया दोष सम होना चाहिए, ठीक है, अग्नि भी सम होना चाहिए, धातु भी सम होना चाहिए, मल क्रिया जो है वो भी सही होना चाहिए, वो भी सम होना चाहिए। और क्या बताया गया, प्रश्न आत्मा और इंद्रिय, ठीक है, ये बताया गया है। इसी यही जो है ये सब स्वास्थ्य के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोष असंतुलित दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, बीमारी के मुख्य कारण हो जाएंगे। और धातु का संतुलन, तो ये भी बीमारी का कारण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आंसर क्या हो जाएंगे, ए एंड डी। ए एंड डी किसमें है, 4 नंबर ऑप्शन में। वैसे तो मैम चारों सही हैं। 4 नंबर आंसर, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि किए गए शोध से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार रक्तचाप में कमी का किनसे संबंध है। ठीक है, यानी कि हाई बीपी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, या इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, कैटोकोलामिन की में कमी, कैटोकोलामिन में वृद्धि, कार्टिसोल में वृद्धि, कार्टिसोल में वृद्धि। अब हम लोग देखते हैं 39 को इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो क्या होगा आंसर बताइए। डी डी मैम, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। यस मैम। मैं ऑप्शन बी आएगा, सेकंड सेकंड ऑप्शन। रिडक्शन है, रिडक्शन है, सॉरी ओके, मैम, यानी कि ए एंड सेकंड सी। वाला ओके, ए एंड सी, ए एंड सी देखना है ना, यहाँ ब्लड प्रेशर को क्या करना है, कम करना है ना, रिड्यूस तो करना क्या है, हो yes ma'am, जाएगा, उल्टा। डिक्रीज ANC, करेंगे कैलाकटामाइन को, और साथ में कार्टिसोल को डिक्रीज करेंगे, तो कार्टिसोल को भी ए एंड डिक्रीज करेंगे। ए एंड जो है सी आपका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन हिंदी में भी देख लीजिए। ठीक है, कोलामिन में कमी और साथ में क्या हो जाएगा, कार्टिसोल में कमी। ठीक है, तो किए गए शोध से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार रक्तचाप में कमी का किनसे संबंध है, तो जब कैलाकोटामिन में कमी आएगा और कार्टिसोल में कमी आएगा, ये दोनों क्या स्ट्रेस को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों में कमी होगा तो क्या होगा, हमारा बढ़ाएंगे। रक्तचाप जो है वो सही रहेगा। ठीक है, ओके। यस मैम, इनके बढ़ने से बीपी बढ़ेगा, उल्टा वो पढ़ लिया। हाँ, उनके बढ़ने से बीपी बढ़ता है और उनके घटने से क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संतुलन वाला आसन है। ठीक है, संतुलात्मक आसन है। फोर्थ ऑप्शन, कटी चक्रासन। फोर्थ ऑप्शन ए सी, Okay. गरुड़ासन और नटराज। यस मैम, ऑप्शन गरुड़ासन नटराज। गरुड़ आसन, नटराज आसन, ये बोल रहे हैं। यस मैम। बैलेंसिंग ए एंड सी। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल Yes, सही ma'am. है, गरुड़ आसन और नटराज आसन दोनों बैलेंसिंग वाला आसन है। ठीक है, संतुलन का मतलब बैलेंसिंग वाला आसन। ओके, इंग्लिश में भी देख लीजिए, जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं, आपको बैलेंसिंग आसन बताना है। ठीक है, ऐसे समझ में तो आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग 41 नंबर देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है और तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। ठीक है, एसर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया है विद्या से अमृत तत्व प्राप्त होता है क्योंकि तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साधन है। क्या एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है ये? ऑप्शन 2। नहीं तो कनेक्ट तो नहीं कर रहा। दोनों सही है और एक ही सही है। सेकंड ऑप्शन होगा। ये गलत है लेकिन और सही है। देखिए दोनों बातें सही है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है। विद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जो है ना, तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, ये हम लोग योग वशिष्ठ में पढ़ते हैं। ठीक है, योग वशिष्ठ में। और ये जो विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है ना, ये हम लोग ये किसमें पढ़ते हैं, ईशावास्य उपनिषद में पढ़ते हैं, है ना। अमृतों की प्राप्ति। तो यहाँ पे दोनों जो है ना, अलग अलग ग्रंथों से उठा के दे दिया गया। दोनों बातें तो सही कर रहा है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या ये नहीं कर रहा है। ठीक है, हम लोग जैसे ईशावास्य उपनिषद में 11 नंबर का श्लोक है,
विद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, और अविद्या से क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त करके अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरीके से बताया गया वहां पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। क्लियर है सभी को ये? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि योगाभ्यास के लिए अभी कथन दिया गया है, योगाभ्यास के लिए मिताहार अनिवार्य है क्योंकि मधुर तथा स्निग्ध भोजन करना एवं 1/4 पेट को खाली रखना मिताहार की विशेषताएं हैं। ऑप्शन 1। फर्स्ट ऑप्शन, दोनों सही। ठीक है, तो ये आप लोग पता है, आप लोग हठ प्रदीपिका में जो है पढ़े हैं मिताहार के बारे में। ठीक है, तो योगाभ्यास के लिए मिताहार तो अनिवार्य है ही, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्यों चाहिए मिताहार? क्योंकि मधुर एवं स्निग्ध भोजन करना एवं 1/4 पेट को खाली रखना मिताहार की विशेषता है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 42 का आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर 1। पहला ही आंसर होगा। ठीक है, ए एंड आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। अब आप लोग बताइएगा कि हठ प्रदीपिका में कौन से श्लोक में आपको मिताहार के बारे में बताया गया है? 58 नंबर श्लोक। ठीक है, जिसमें सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अशुद्ध नाड़ियां जो है वो उन्मनी भाव की अवस्था में व्यवधान है। उन्मनी भाव यानी कि समाधि की अवस्था। हम लोग हठ प्रदीपिका में ना समाधि के बहुत सारे अलग अलग नाम बताए गए हैं, तो वहां पे उन्मनी का भी बताया गया। तो उन्मनी भाव की अवस्था में व्यवधान बताया गया है अशुद्ध नाड़ियां। और प्राणायाम के अभ्यास के पूर्व नाड़ी शोधन अनिवार्य है। बताइए, दोनों रिलेट एक दूसरे से कर रहे हैं या फिर दोनों अलग करने की बातें यहाँ पे की गई है ना? मैम वो सही तो बोल रहा है, ए और आर दोनों सही है, वो बोल रहा है अपना कथन सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, ये बोल रहा है ना। क्योंकि ऊपर में समाधि की बात कर रहे हैं, नीचे प्राणायाम के लिए बात कर रहे हैं। वो इस दोनों तरीके अलग से अलग, भी समझ सकते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कर रहा है और नीचे प्राणायाम की बात कर रहा है। ये वाला पॉइंट सटीक बैठता है मैम यहाँ पे। चलिए 44 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पीलिया में त्वचा और श्लेष्मन झिल्ली का रंग जो है बिगड़कर पीला हो जाता है और पीलिया रोग सीरम यानी कि बिलिरुबिन स्तर के बढ़ जाने के कारण होता है। ऑप्शन 2। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पीलिया के बारे में ऊपर भी चर्चा की गई है और बिलिरुबिन की वजह से ऐसा होता है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई जो है डाउट नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा। पीलिया में जो है, पीलिया में त्वचा और श्लेष्मन झिल्ली का रंग जो है बिगड़कर पीला हो जाता है। पीलिया रोग सीरम यानी कि बिलिरुबिन स्तर के बढ़ जाने के कारण होता है। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। मनोविज्ञान में अवलोकन विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक लोकप्रिय विधि है और अवलोकन में किसी व्यक्ति के व्यवहार अभिरचना का वास्तविक जीवन परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी दिखा दो क्वेश्चन ये वाला। ऑप्शन 1। बताइए, ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में बात किया जा रहा है साइकोलॉजी में। इज ए पॉपुलर मेथड ऑफ असेंसिंग पर्सनालिटी। फर्स्ट ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे मनोविज्ञान में अवलोकन विधि जो है व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक लोकप्रिय विधि है। सही बात है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड अवलोकन जो है, ऑब्जर्वेशन मेथड से क्या होता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार अभिरचना और उसका जो है वास्तविक जीवन परिस्थिति में अध्ययन किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ए एंड आर दोनों सही। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि अभिकथन यानी कि एसेशन में बताया गया है कि सात्विक आहार योगाभ्यासियों के लिए उपयोगी है क्योंकि योगाभ्यासी को अम्लीय, लवणीय, बासी और अशुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 1। दोनों सही है, पहला हो जाएगा। दोनों सही। मैम सेकंड वाला। सेकंड वाला। ओके, देखिए यहाँ पे ना सात्विक आहार योगाभ्यासी के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये बातें तो बिल्कुल सही है। और योगाभ्यासी को अम्लीय, लवणीय, बासी और अशुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, ये बात भी सही है। दोनों इंडिविजुअल रूप से सही है, लेकिन यहाँ पे सात्विक
ठीक है, सात्विक आहार के बारे में बात किया जा रहा है। और यहाँ पे अम्लीय, लवणीय, बासी, ये आपके क्या है, ये रासिक और तामसिक आहार के बारे में यहाँ पे दे दिया गया है। तो इस वजह से आपका दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या ऑप्शन नहीं नंबर कर दो। रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। साथ में लिखा नहीं करना चाहिए, फिर ये इसका अपोजिट सात्विक तो हुआ। हाँ, पॉजिटिव सात्विक तो हुआ, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि हम लोग भगवत गीता में जिस तरीके से पढ़े हैं ना, तो वैसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर आपका एनटीए वाला 2 ही दिया है। नीचे भी सात्विकता के बारे में चाहिए। हाँ, अगर निष्ठा के बारे में दिया रहता तो बिल्कुल सही होता। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे कि आपका जो 17 अध्याय है, श्रद्धा त्रय विभाग योग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें 8, 9 और 10 नंबर श्लोक में आपको वर्णन मिलता है। सात्विक के बारे में 8वां श्लोक में मिलता है, राशि के बारे में 9 नंबर श्लोक में, और तामसिक के बारे में 10 नंबर श्लोक में मिलता है। ठीक है, ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से बनते ही रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कथन और तर्क में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सभी लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन में कि नौकासन जो है वो मोटे व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। नौकासन से जो है पेट दबता है, पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट की वसा कम करने में सहायक होता है। दोनों राइट है, वन। दोनों राइट है और उसकी व्याख्या भी है ये। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लोग लगा के देखते हैं कि नौकासन मोटे व्यक्तियों के लिए लाभदायक है, क्योंकि नौकासन से पेट दबता है, पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट की वसा जो है कम करने में सहायक है। तो बिल्कुल जो है ए एंड आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऊपर में नहीं लगा हुआ, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा ना। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि पहला ही ऑप्शन में ऐसा दिया रहता है, व्याख्या सही है, लेकिन देखिए यहाँ चेंज कर देता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा। ओके, लेकिन मैम मुझे Next उसकी question. व्याख्या सही नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? व्याख्या सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रसंस्कृत मांस के सेवन से कैंसर होता है। वैज्ञानिक अध्ययन से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार प्रसंस्कृत मांस के सेवन और कोलोरेक्ट कैंसर होने के बीच जो है सीधा संबंध है। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, प्रसंस्कृत मांस क्या होता है। 48 ये देखिए। ठीक है, रोस्टेड जो मीट होता है उसको बोला जाता है, उससे जो है आपका कैंसर होने की संभावना है, कार्सिनोजेन। ठीक है, कार्सिनोजेन। यस मैम, 1 होगा वो आर करेक्ट और उसकी व्याख्या भी सही है। व्याख्या भी करेक्ट है मैम, 1। ठीक है, ऑप्शन 1। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है सही है, दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रसंस्कृत मांस के जो बारे में बात किया गया है उससे कैंसर होता है, और वैज्ञानिक अध्ययन में भी ये बातें पता चली है। तो ये दोनों बिल्कुल राइट होगा और व्याख्या भी सही है। 48 का पहला नंबर आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ध्यान तनाव जनित माइग्रेन दूर करने में सहायक होता है। और ध्यान के, क्योंकि क्या होता है ध्यान से, क्योंकि ध्यान के अभ्यास से कार्टिसोल के स्तर में कमी आती है, मन को विश्रांति होती है और इससे तनाव जनित माइग्रेन दूर होता है। दोनों सही है, दोनों सही है। और ठीक है, तो यहाँ भी दोनों सही हो जाएगा, यहाँ भी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है कि ध्यान और तनाव जनित जो माइग्रेन है, वो ध्यान क्या करता है, तनाव जनित माइग्रेन को दूर करने में सहायक होता है। क्योंकि ध्यान के अभ्यास से क्या होता है, कार्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, तो उसके स्राव को ये क्या करता है, कम कर देता है ध्यान, और मन को क्या होता है, इससे विश्रांति मिलती है और इससे जो है तनाव जनित माइग्रेन दूर होता है। मैम कोर्टिसोल भी हम लोग इसको, कोर्टिसोल का स्राव बढ़ेगा ना उससे? किसमें बढ़ेगा? जब आप माइग्रेन में रहेंगे तो बढ़ा हुआ रहेगा। ध्यान के, जब आप ध्यान कर रहे हो, अगर माइग्रेन है आपको, ध्यान कर रहे हैं आप, तो कार्टिसोल का लेवल है ना, यहाँ पे स्राव में कमी आती है ना। ठीक है, ध्यान मैंने के गलत अभ्यास पढ़ के लिया। दौरान स्ट्रेस हार्मोन है ना ये आपका। ओके, ठीक है मैम, मैंने गलत पढ़ लिया था। ओके, गलत पढ़ लिया। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है अभिकथन में कि समुदाय एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि छात्रों को सामुदायिक विकास परियोजनाओं का अवलोकन करवा कर जीवंत
तरीके से अनेक तथ्यों के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। सही होगा, व्याख्या भी सही लग रहा है। दोनों सही है। दोनों सही है, क्योंकि यहाँ भी समुदाय के बारे में बताया जा रहा है। समुदाय क्या है, हम लोग बहुत सारी चीज जो है अपने समुदाय से सीखते हैं, एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है और छात्रों को सामुदायिक विकास परियोजनाओं का अवलोकन करने के लिए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए उसको भेजा जाता है, तो वहां भी वो सीखते हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए, जिन्हें भी हिंदी में डाउट लग रहा होगा, इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, आगे बढ़े। तो आपका दोनों सही होगा और आर की सही व्याख्या करता है। योग सूत्र के, आपको बताना है योग सूत्र के अध्यायों का सही अनुक्रम। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। साधन, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। थर्ड ऑप्शन। CADB CADB। थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। समाधि कितने बताया गया, सी नंबर ऑप्शन। साधन का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन विभूति नंबर का क्या 3। हो जाएगा, डी नंबर। और केवल का क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि CADB। CADB कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन 3 3। में दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 51, 55, 55, 34 34। श्लोक सूत्र संख्या आपको ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, टोटल श्लोक की सूत्र की संख्या कितना है, 195। 196 किस में दिया गया है, BKS एंगर के बुक में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना ही क्वेश्चन रहने दें कि आगे बढ़े। हम सोचे थे आज 75 कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आज बीच में डिस्ट्रक्शन आ गया मेरे। ये वाला क्वेश्चन 52 वाला। ओके, ये वाला कर लीजिए, 52 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। योग वशिष्ठ के अनुसार योग की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, विलापनी और ब्रह्मविद। श्रवण, मनन, ओके, आपको यहाँ पे सीक्वेंस में लगाना है। ये जो निर्वाण प्रकरण में बताया गया है, आपको योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में सप्त भूमिका बताया गया है, थर्ड जिसमें ऑप्शन। हम लोग योग की भूमिका है मैम में। श्रवण, हाँ, निधिध्यासन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, विलापिनी, सुसुप्ति, सुषुप्ति है मैम, अर्ध सुषुप्ति, ब्रह्म रूप, ब्रह्म, और क्या हो जाएगा, तूर्यगा। सूर्यगा। ठीक है, तो ये जो है 7 आपको बताए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यही आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, सप्त भूमिकाएं के बारे में ये बताया गया है, और ये भी जो आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रवण जो है यहाँ पे D नंबर हो जाएगा, मनन आपका B नंबर हो जाएगा, निधिध्यासन जो है E नंबर हो जाएगा, और विलापिनी हो जाएगा A नंबर, एंड लास्ट में क्या देगा, ब्रह्मविद दिया गया, तो ब्रह्मविद क्या है, C नंबर, यानी कि DBEAC। DBEAC 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर का आंसर आपका 3 नंबर होगा। ठीक है, तो ये सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ होमवर्क में, बहुत इजी क्वेश्चन है, वही वाला आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका अच्छे से जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चित्त के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। चित्त है, एकाग्र, निरुद्ध और क्षिप्त बताया गया है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कल जब वीडियो जाएगा तो आपको डालना है उसमें। ठीक है, सभी लोग को इसका आंसर देना है। ओके, देंगे, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वादा करते हैं बिल्कुल लेकिन मैम। निभाते नहीं आप लोग। ठीक है, वादा करके निभाना है, पढ़ाई में तो कम से कम जरूर। किसी चीज में करें या ना करें, लेकिन पढ़ाई में जरूर कीजिए।